दिलदार पाकिस्तान की हालात हाजरा की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। चलिए आज फिर कुछ दिलचस्प सुर्खियों की तरफ एक नज़र डालते हैं। आजकल ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ की बदबूदार सियासत सबके सामने खुलकर सामने आ गई है और बिल्कुल एक नासूर सी मानंद है, उन पुराने भयानक जख्मों की तरह जिनकी कभी मरहम पट्टी ना की गई हो और वो आहिस्ता आहिस्ता सड़कर बदबूदार हो गए हों, लेकिन उनकी बदबू जो है कुछ देर तो छुपी रह सकती है, हमेशा के लिए छुपना नामुमकिन है। आज के हालात को देखने से पहले आपको फिर थोड़ा सा नज़दीक वाले माजी में मुड़कर देखना होगा, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी आ रही हैं सामने जिनसे पता चलता है कि वाकई में हम लोग इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं। और पाकिस्तान में आजकल के हालात के हिसाब से सब लोग तो खैर नहीं, बहुत से लोग जो कि ये समझते थे पहले की तरह और अब भी यही समझते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी का ज़माना बहुत अच्छा था, कम से कम इतनी महंगाई तो नहीं थी। और ये भी उनकी याददाश्त की खराबी की वजह है। बहुत दूर माजी की बात नहीं है जब आप रंगीन डॉक्टर साहब की रिपोर्ट या खत मुलाहजा फरमा रहे थे और उसमें मसरूफ थे कि उन्हीं दिनों होनहार बिरवा जो हैं उनका इंटरव्यू आ गया था। याद है आपको हुसैन नवाज का इंटरव्यू? सिर्फ एक पॉजिटिव है इसमें कि कम से कम उस फैमिली में कोई तो सच बोलता है। उनके पहले इंटरव्यू ने भी बाप को और बहन को फायदा पहुंचाया था इन इनवर्टेड कॉमर्स, और दूसरे वाले इंटरव्यू ने भी वैसे ही अफेक्ट दिया था। तो सब हंगामे हम भूल चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की वॉलेटाइल सिचुएशन है उसमें हम लोग वो सब कुछ भूल गए हैं। आने वाले दिनों का खतरा सूंघ रहे हैं और मुख्तलिफ बयानात देख रहे हैं। मुख्तलिफ जो सीन पर बातें आ रही हैं उनमें समझ नहीं आती कि कौन सी बात का इंसान यकीन करे और कौन सी बात किस हद तक ठीक है, क्योंकि मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ख़ास तौर पर उनमें से मेजॉरिटी जो है वो कम से कम बैलेंस्ड नज़र कम आती है। किसी न किसी बात के ऊपर एंकर का झुकाव नज़र आ जाता है आप, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ऐसा होना नहीं चाहिए। और अभी उस हुसैन नवाज के इंटरव्यू का किस्सा ख़त्म नहीं हुआ था कि फिर अब्बा जान जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए फैक्ट्री में चले गए, वो वीडियो भी आ गए। और ये सब कुछ नून लीग जो है एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से करते हैं, क्योंकि गालबन लगता है कि मरियम और सफदर की सुलह भी आपस में बहुत ज़्यादा रहती है वीडियोस की वजह से। मीडिया जो है वो भी कमाल है, जो वो प्लान करके मीडिया में लीक करते जाते हैं, मीडिया उसको लेकर दिन रात बहसों मुबाहसे करता रहता है। क्या मजाल है कि मीडिया ने एकदम इकट्ठे होकर एक दिन के लिए इसी तरह जैसे कि वो इन लोगों की खबरें देते हैं हेल्थ कार्ड को बाकायदा प्रमोट किया हो, उसका सिस्टम लोगों को समझाया हो कि किस तरह ये सब कुछ मुमकिन हुआ, इसमें क्या क्या मुश्किलात आई, हुकूमत को कितनी इंश्योरेंस कंपनी से टेंडर्स मांगने पड़े, कितनी तगोदो करनी पड़ी, इसका बड़े से बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है, किस किस्म के ऑपरेशंस हुए हैं या हो सकते हैं, कितने लोग अमली तौर पर फैज़याब हुए हैं, कौन कौन से हस्पतालों की परफॉर्मेंस रही है और इस नए सिस्टम से तावन किया है उन हॉस्पिटल्स ने। क्योंकि एक तो किसी इंसान ने ये भी बोला है टीवी के ऊपर ही कि उनको 2 महीने की वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। ये बात जो है उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है अपने प्रोग्राम्स जो हैं उनका थोड़ा सा फॉर्मेट्स चेंज करे और बिल्कुल नेगेटिविटी को लेकर ही ना लोगों को ब्रेन वॉश करते रहें। अगर हुकूमत कहती है कि हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है तो कम से कम उसको देखें, उसको लोगों तक पहुंचाएं। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है प्रमोट करना, मीडिया का भी कुछ फर्ज बनता है। जैसे कि हेल्थ कार्ड की बात हो रही थी, ये भी तो है ना कि ये बिल्कुल अपनी तरह का फर्क किस्म का हेल्थ कार्ड है। मीडिया को अपने उस प्रोग्राम में, उस तफ्तीश में ये भी सवाल जानने का मौका मिल सकता था कि इसके पीछे वजीर आजम की क्या सोच थी। इसके अलावा अगला सब्जेक्ट आता है दौरा चीन, तो उसके ऊपर भी चैनल्स बात कर रहे थे और हमेशा की तरह मामूल की तरह अपोजिशन कह रही थी कि वजीर आजम चीन से पैसे मांगने गए, उसने हमारी कौम को फकीर बना दिया है। कोई ख्वाजा आसफ से पूछे, पहले तो आपके बहादुर लीडर ने कौम को फकीर बनाया, और असूल की बात तो ये है कि जो पहले से फ़कीर हो उसको दोबारा से फ़कीर कैसे बनाया जा सकता है। ख्वाजा साहब से कोई ये पूछे कि आप फ़कीर की बात करते हैं कि वज़ीर आज़म जो है कौम को फ़कीर बना रहा है, तो जो कौम पहले आप लोगों ने फ़कीर बना दी है उसको क्या ये जो नया वज़ीर आज़म ये कहेगा कि लो भाई हम आप सबको दोबारा फ़कीर बना रहे हैं।
और अब क्योंकि हमने तुम्हें दोबारा फकीर बना दिया है तो ये लो हेल्थ कार्ड, और इसको लेकर किसी भी प्राइवेट और बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा लो, बिल्कुल फ्री। इसी पिछले एक आध महीने में जो मरियम बीबी के फैंस हैं वो सुर्खियां लिखते हैं, नून लीग की शेरनी ने इमरान खान को धमकी दे दी। कौन सी शेरनी, कहाँ की शेरनी? एक आम औरत गली मोहल्ले में ऐसे बोले तो सब मोहल्ले वाले उसे लड़ाका औरत कहते हैं और उससे दूर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गरीब हुई तो लड़ाका हो गई, अमीर हुई तो शेरनी बन गई। कैसा है? ये बात वही हुई ना, अमीर हुआ तो एक्सेंट्रिक हो गया, गरीब हुआ तो पागल हो गया। बाप तो शेर नहीं, तो मरियम जो है क्या उस शेर की बेटी है जो कि निशान है पार्टी का? तो फिर तो ये इंसान ना हुई, एक निशान हुई। अगली सुर्खी बहुत ही मज़ा खेज थी। ये भी बहुत देर की बात नहीं है, ये सब इस तूफान से पहले के 1-2 हफ्ते से पहले की बात है। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को फ़ोन। शहबाज शरीफ के रंग उड़ गए। ये उड़ता हुआ रंग कौन सामने बैठा हुआ देख रहा था? पाकिस्तान में अब मेजॉरिटी कम से कम ये मानती है कि इमरान खान ईमानदार है। मरियम या ख्वाजा आसफ को एतराज़ हो तो हो, जो खुद अपने आप को ईमानदार होने का सबूत तो दे नहीं सकते, उनकी राय बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। ज़फ़र हिलाली साहब का तज्ज़िया अक्सर टू द पॉइंट होता है, जो बात भी वो करते हैं काफ़ी हद तक बैलेंस्ड होती है। तो हिलाली साहब कहते हैं मोहम्मद अली के बाद इमरान खान ईमानदार लीडर आया है, ये मुनाफिक अपोजिशन कप्तान का मुकाबला करेगी। अच्छी बात तो यह है कि मुनाफिक का लफ्ज़ बिल्कुल सही इस्तेमाल किया था उन्होंने। कप्तान के खिलाफ सर्वे और दौरे पर शदीद प्रोपेगेंडा। अब ये काम तो सिर्फ मुनाफिकत की गवाही देते हैं। दौरा चीन प्रोटोकॉल इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ। डॉक्टर शाहिद मसूद जो हैं हमेशा अपना आज़ादाना तज्ज़िया भी देते हैं। शुरू दिन से वो अपने नॉलेज और मुशाहिदे के तहत जो सियासी तबसरे देते हैं और जिस ऑनेस्टी से देते हैं उसी ऑनेस्टी की वजह से उन्होंने भी काफ़ी सफ़र किया है, और ये है हमारे मुआशरे की अक्कासी। जो इंसान सच बोलता है वो सफ़र करेगा। तो चीन के दौरे के ऊपर डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम की सुर्खी ये थी कि कप्तान का चीन का दौरा कामयाब हो गया। कप्तान की चीन में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, इससे पहले ऐसा दौरा किसी ने नहीं किया। अपोजिशन को तो जाहिर है अब प्रॉब्लम्स होंगी इस किस्म के ऑनेस्ट तज्ज़िये से, और हमारे जैसे आम लोगों को भी समझ आती है कि अपोजिशन को इस किस्म की सुर्खियां पढ़कर दौरे पे दौरे क्यों पड़ते हैं। एक सच्चे इंसान का सामना करने के लिए 120 झूठे लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो हालत वो होती है जो आजकल नज़र आती है। ज़रा हिसाब लगा लीजिए कि हमज़ा, शहबाज और मरियम ये दोनों लीड करेंगे मार्च को। इसको कहते हैं सियासत, इसको कहते हैं मुनाफिकत। फ़ायदे के लिए कैसे इकट्ठे सफ़र करेंगे, कैसे लीड करेंगे अपने वो जो ताज़िया जो लेकर आ रहे हैं वहाँ से, लाहौर से। मरियम ने बयान दिया था कि इमरान खान को लोग झोलियाँ उठा उठा कर बद्दुआएं देते हैं। बिल्कुल सही कहा था, ख़ास तौर पर हेल्थ कार्ड मिलने के बाद तो झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं देते हैं लोग। तुम सारी उम्र में भी इतनी दुआएं इकट्ठी नहीं कर सकोगे। अमेरिका की शुरू दिन की पॉलिसी है कि तुम या हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। अमेरिका ने सोचा था कि चाइना की विंटर ओलंपिक्स जो है उनका बॉयकॉट करेंगे और सब मुल्क उनका साथ देंगे, लेकिन 32 मुल्कों ने उनका साथ नहीं दिया और चाइना को सपोर्ट किया। अब अमेरिका ने गुस्से में कुछ तो करना था, और अगर दुनिया एक ग्लोबल विलेज है तो फिर तो सबको साथ मिलकर चलना होगा। तो एब्सोल्युटली नॉट कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ हैं, हम दुश्मन हैं तुम्हारे। कुछ इज्जत नफ्स होती है इंसान की। बिल्कुल ठीक ही तो कहा, गुलाम तो नहीं उनके। और अगर हमारी कमजोरी है कि हमें IMF के पास जरूर जाना है, तो आप लोगों के पास इतना पैसा है, क्यों नहीं खजाने में डाल देते और मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर देते। आखिर आपकी मुहब्बे वतनी कहाँ गई, गरीबों का दर्द कहाँ गया? चाइना के दौरे की बात सुन लें, ज़रा रवैये देखें, मीडिया के रवैये देखें, लोगों के रवैये देखें। सबसे पहले था कि चाइना का दौरा हो गया, अब क्या क्या मिला वहाँ से। पहले इतराज़ होता था कि मांगने गए हैं वहाँ पे, वापस आते हैं तो उम्मीदें लगाई होती हैं कि क्या मिला, पता चलना चाहिए, डिटेल पता चलना चाहिए। चाइना की तरक्की से हम बहुत मरूब हैं, लेकिन आपको पता है चाइना के वर्क एथिक का, अपने आप को आम चाइनीज़ की तरह बनाना होगा अगर उतना कामयाब होना है।
ان کے اصول آپ کو معلوم ہے کتنے سخت ہیں، وہ بھی اپنانے ہوں گے۔ کام کرنے کے قواعد کس طرح سخت ہیں، لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، بچے جو ہیں وہ بھی گھر سے مختلف بس اور ٹرین لے کر اسکول جاتے ہیں، بچپن سے ہی ان کی ٹریننگ ہے برابر۔ یہ والا حساب نہیں ہے پاکستان والا، کار کے بغیر جانا نہیں ہے اسکول۔ جو چائنیز اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں اپنے ملک کے پروجیکٹس کے لیے، وہاں کام کرتے ہیں، تب تک وہ واپس گھر نہیں آ سکتے جب تک وہ پروجیکٹ ختم نہیں ہو جاتا۔ جانتے ہیں آپ اتنی محنت کر سکتے ہیں، اتنی قربانی دے سکتے ہیں ملک کو مضبوط بنانے کے لیے۔ جہاں تک رشوت کا تعلق ہے، وہ تو آپ کو اب تک سب کو معلوم ہو گیا کہ چائنیز کیا کرتے ہیں، حال ان لوگوں کا جو رشوت لیتے ہیں۔ یہ والا قانون ضرور ہونا چاہیے پاکستان میں۔ عمران خان نے اپنی تقریروں میں کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ چائنا نے اتنے لوگوں کو غریبی سے اوپر اٹھایا ہے۔ ان غریبوں کو چائنا نے غریبی سے اوپر اٹھایا ہے۔ یہ وہ غریب نہیں ہیں جو صحیح کام نہیں کرنا چاہتے، جو یہی چاہتے ہیں کہ حکومت ان کو کچھ نہ کچھ دیتی رہے، گھر بیٹھے ہوئے دیتی رہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ نوکری تلاش ہی نہیں کرتے پاکستان میں۔ پاکستان کی کسی بھی ریٹیل سائٹ کے اوپر جا کے دیکھ لیجئے، ایک دکان کے اوپر 6 7 7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ سارے دکاندار نہیں ہوتے ہیں، آدھے دن گزارنے آتے ہیں وہاں پر، اور ایسے لوگ بھی امید کرتے ہیں کہ حکومت ان کی مدد کرے۔ چائنا کی ترقی کا ایک اور بھی راز ہے حکومت کی سخت پالیسی، ون چائلڈ پالیسی۔ آپ کا کیا خیال ہے، پاکستان کی کوئی حکومت پاکستان پر یہ پالیسی لاگو کر سکتی ہے؟ چند ہفتے پہلے کی سرخی تھی بہت انٹرسٹنگ، شہباز شریف کا عدالت میں جھوٹ پکڑا گیا، لیکن آج کیا ہوا؟ باقاعدہ وہ تحریک چلا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں، اگلے وزیر اعلیٰ بننے کا خواب بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں ہے کہ وہ بن جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ پرانی سرخی نہیں ہے، لیکن somehow یہ سارے جو کرپٹ لوگ ہیں ہماری عدالتوں سے سرخرو ہوتے رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اگلی سرخی تھی مریم صفدر کا بڑا سیاسی امتحان۔ اب یہ پتہ نہیں کہ کس خاص جھوٹ کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے تو اب ارادہ کیا ہے میں شریف فیملی سے انسپائر ہونے کی کوشش کروں گی۔ بچپن میں جو سختی سے سچ بولنے کی تربیت دی گئی تھی وہ آج کل کے زمانے میں مصیبت بنتی ہے۔ آج کل کے حالات کے حساب سے شیخ رشید کے کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں، لیکن اکثر شیخ رشید کے بیانات کے ساتھ تصویر کے ساتھ ہمیشہ ایک مزیدار سی سرخی ہوتی ہے، اور یہ چند ہفتے پہلے کی سرخی ہے۔ مولانا بلاول گندے انڈے سب مل کر اسلام آباد آئیں گے، ہم بزدلوں کے نہیں بہادروں کے لیڈر ہیں۔ نواز شریف کی سیاست نسلہ ٹاور کی طرح نہ گرے تو میرا نام بدل دینا۔ یہ سرخیاں ہیں تحریک سے پہلے کی، جبکہ ابھی تحریک کو پکایا جا رہا تھا۔ عمران خان نے ناممکن کی بنیاد رکھتی ہے، ان کو کامیاب ہونے کے لیے ایک مستقل نظام کی ضرورت ہے۔ اگر چین یا دوسرے ممالک کے سربراہ ایمانداری اور کام کرنے کے طریقے کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے تو اس کے لیے یہ حکومت بحال رہنی چاہیے، کم از کم اگلے 10 سال کے لیے۔ اس کے بعد بلاول اور جنید صفدر کے بچے آ کر اپنی باری کلیم کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے لوگ تنگ پڑ جائیں گے اچھے کاموں سے، اور ان کو یاد آنی شروع ہو جائے گی شریف فیملی کی۔ اب کچھ مثبت سرخیوں کی طرف۔ پاک چین دوستی نئی بلندیوں کو چھونے لگی، پاکستان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری آ گئی۔ یہ غالباً مثبت سرخی تھی فواد چودھری کی۔ عارف حمید بھٹی صاحب کا تبصرہ، مریم اور بلاول پھر ایک، اور وہ بھی شہباز شریف کے انڈر۔ ایک چھوٹے سے سینٹنس میں کتنا کچھ کہہ گئے وہ۔ اگر آپ نے سنا نہیں تو دوبارہ یہ چھوٹا سا سینٹنس آپ کے لیے۔ عارف حمید بھٹی کا تبصرہ، مریم اور بلاول پھر ایک، اور وہ بھی شہباز شریف کے انڈر۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس بیان سے پہلے، تبصرے سے پہلے 2 دن پہلے مریم جو تھی وہ زرداری کی زبان کھینچ رہی تھی، شاید اس کے دوسرے سرے پر بلاول بندھا ہوا تھا۔ نہ جانے یہ کہاں کی مخلوق ہیں، پاکستان کے نصیب سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر اگلی سرخی، وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چائنا، بڑی خوشخبری مل گئی، نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں۔ کیا ہم سب بھول نہیں سکتے کہ نواز شریف بھی کوئی تھا؟ پاکستان آئے یا نہ آئے اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کیا واقعی میں اس کے لیے سب سے بڑی یہ سزا نہیں ہوگی کہ وہ ہمیشہ باہر رہے، بے شک عیش و آرام سے رہے، مگر کبھی واپس آ کر چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہ بن سکے؟ پاکستان کو ترقی کرتا باہر سے دیکھے، اور جو پیسے وہ یہاں سے نہیں بنا سکتا بس ان کو حسرت سے سوچتا رہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔